हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अख्तर लर्निंग पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इंग्लिश में नाम होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में उन सबको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए एंड तक देखना है, अंतिम तक देखना है। ठीक है, तो चलते हैं इस चैप्टर की शुरुआत करने। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ तस्वीरें मैंने यहाँ पर लगाया है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इन सब में कार्बन पाए जाते हैं या कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हीरा है तो शुद्ध रूप से कार्बन का बना हुआ होता है, यानी कि इसमें सिर्फ कार्बन होता है और इस तरीके से जुड़े रहते हैं कि एक कार्बन से 4 कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं और इस तरीके की शक्ल बनती है, इस तरीके का रूप बनता है। ठीक है, कोयले की बात की जाए तो इसमें अधिकतम मात्रा कार्बन परमाणुओं की होती है। ठीक है, कार्बन के एलिमेंट होते हैं इसमें अधिक मात्रा में, दूसरे पदार्थ भी होते हैं लेकिन अधिक मात्रा में कार्बन होता है। मानव शरीर की बात की जाए तो इसमें कार्बन के पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। मानव शरीर हो गया, जानवर का शरीर हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, इन सब का शरीर, इन सब की बदन किसकी बनी होती है? कार्बन के यौगिकों की बनी होती है। एक तरह के कार्बन यौगिक नहीं होते हैं, अलग अलग अंगों में अलग अलग तरीके के कार्बन के यौगिक होते हैं। वनस्पतियों की बात की जाए तो वनस्पतियों में भी अलग अलग तरीके के कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या समझ रहे हैं? ये भी सजीव है, ये भी सजीव है, दोनों को सजीव माना जाता है। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जितनी भी हैं वो क्या होती हैं? सजीव होती हैं। और जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी प्राणी हैं, इंसान, प्राणी में इंसान भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, कीड़े मकोड़े भी आएंगे। ठीक है, वो सब क्या हैं? सजीव हैं। तो इसका मतलब कि जितने भी सजीव हैं उनके बदन, उनके शरीर कार्बन के यौगिकों के द्वारा ही बने होते हैं। ठीक है, अब जो है, जो वनस्पतियाँ होती हैं उनसे बहुत सारे सामान तैयार किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर किताबें दी गई हैं, तो किताब के जो पेज होते हैं, जो कागज़ होता है, वो वनस्पतियों से ही तैयार किया जाता है। तो इसका मतलब कि किताबों में भी कार्बन के यौगिक पाए जाएंगे और वनस्पतियों से भोजन हमें मिलता है। ठीक है, और जानवरों के शरीर से भी हमें भोजन मिलता है, तो दोनों में कार्बन के यौगिक होते हैं। तो इसका मतलब कि भोजन में कार्बन के यौगिक होंगे। ठीक है, और जो कपड़े होते हैं कुछ तो जो है वनस्पतियों से तैयार किए जाते हैं, पेड़ पौधों से, यानी कि जैसे कपास से भी धागे बनते हैं, फिर उससे कपड़े बनते हैं। और उसी तरीके से पेट्रोलियम से भी कपड़े तैयार किए जाते हैं, धागे बनते हैं और उनसे कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम भी कार्बन का यौगिक है। तो इसका मतलब कि जो कपड़े होते हैं वो भी कार्बन के यौगिक से ही बने होते हैं। ठीक है, तो इन सभी में कार्बन या कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है, तो हम अब दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें अधिकतर देखते हैं वो ज़्यादातर कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है, तो कुछ दिमागी कार्बन से संबंधित दिमाग में कुछ गई होंगी। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो वहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, यानी कि कार्बन से ही बनी होती हैं, कार्बन के यौगिकों से बनी होती हैं। कार्बन के यौगिक क्या होते हैं उसको आगे समझेंगे। ठीक है, हाँ, दूसरा पॉइंट लिखा है कि भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन है। भूपर्पटी में यानी कि जमीन की ऊपरी सतह होती है उसी को भूपर्पटी कहते हैं। तो उसमें 0.02% कार्बन होता है, यानी कि बहुत कम होता है। इसका मतलब कि तो खनिजों के रूप में बहुत कम पाए जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना होगा। और वायुमंडल में यानी कि हवा में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक कण में या एक अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु और 1 कार्बन परमाणु होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हवा में भी कार्बन बहुत कम पाया जाता है, लेकिन सजीवों में यानी कि पेड़ पौधे हो गए या प्राणी हो गए, उन सब में कार्बन पाए जाते हैं, जिनकी वजह से कार्बन की यौगिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन सब में खनिजों के रूप में या वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन सजीवों में इतने ज़्यादा पाए जाते हैं कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूत्र सहित ज्ञात कार्बनिक यौगिकों की संख्या कई मिलियन है। वैज्ञानिकों ने संख्या निकाली जो ज्ञात, अभी तो बहुत सारे अज्ञात कार्बनिक यौगिक हैं,
जो ज्ञात कार्बनिक यौगिक हैं उनकी संख्या निकाली तो कई मिलियन निकली, जो अन्य सभी तत्वों के सभी यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक है। एक तरफ कार्बन के यौगिकों की संख्या देखी जाए और दूसरी तरफ कार्बन को छोड़कर जो अन्य तत्व हैं जैसे आयरन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, उन सभी के यौगिकों की संख्या को देखा जाए तो कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक पड़ जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? कार्बन में क्या विशेषता है, क्या गुण है कि इतने सारे यौगिक पाए जाते हैं इसके? तो इस चैप्टर में कार्बन के उन्हीं गुणों पर चर्चा की गई है। ठीक है, उन्हीं गुणों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन किन गुणों के कारण इतना महत्वपूर्ण है देखते हैं। तो उन गुणों को समझने से पहले कार्बन के बारे में कुछ समझ लेते हैं, जो कार्बन परमाणु होता है। तो कार्बन की संरचना देख लेते हैं कि कैसी होती है। तो इस तरीके से कार्बन की संरचना बना सकते हैं। ये इमेजिन किया गया है संरचना। ठीक है, ये रियलिटी नहीं हो सकती है, ये जो है बस समझने के लिए इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्बन के परमाणु को दिखा सकते हैं, जिसमें नाभिक में 6 प्रोटॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में उतना ही उसका परमाणु क्रमांक माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उस कार्बन में उस परमाणु में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 6 प्रोटॉन होते हैं नाभिक में और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ ही क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यही होता है किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितनी भी परमाणु होते हैं उनकी पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पहली कक्षा में नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होंगे, और इन्हीं का सारा रोल होता है। जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं यही किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या किसी दूसरे परमाणु से जब जुड़ना रहता है तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ठीक है, तो इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉनों का रोल होगा, और जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन के पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात कुछ समझ में आई होगी कार्बन परमाणु की संरचना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और परमाणुओं पर चर्चा कर लेते हैं ताकि चीजों को समझना और आसान रहे, क्योंकि कार्बन के साथ और परमाणुओं का भी अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु दिया गया है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो इस जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन उसके नाभिक में होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होंगे। तो 1 प्रोटॉन होगा और पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये हीलियम को दिखाया गया है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसका मतलब कि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 2 होगी, तो 2 प्रोटॉनों को दिखाया गया है। तो उतनी संख्या में जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब जितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो जाते हैं तो वो स्टेबल माना जाता है, यानी कि वह कम क्रियाशील होता है। वह न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा या न इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो हीलियम क्या है? एक स्टेबल है। जैसे हम खाना खा लेते हैं, खाने की जरूरत रहती है तो बेचैन रहते हैं, भूख लगी रहती है, लेकिन जब खाना खा लेते हैं तो स्टेबल हो जाते हैं, आराम हो जाता है। तो ये जो आराम की हालत में होते हैं इन्हें किसी और क्रिया की जरूरत, खाने होने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में हो गया है। लेकिन यहाँ पे लिथियम दिखाया गया है। लिथियम, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है लिथियम का परमाणु क्रमांक। तो इसके नाभिक में प्रोटॉन 3 होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और फिर बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो दूसरी कक्षा में दिखाया जाएगा। तो उसी तरीके से परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। इसी तरीके से कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पहली कक्षा में। क्योंकि परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 4 दूसरी कक्षा में। और नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दूसरी कक्षा में। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दूसरी कक्षा में। फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दूसरी कक्षा में। और नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10। ठीक है,
तो इसके नाभिक में 10 प्रोटॉन दिखाए गए और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी बचे 8 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब भी ये अस्थायी हो गया, इसको भी खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब कि ये भी अस्थायी हो गया, स्टेबल हो गया, जिस तरह हम खाना खाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने ये परमाणु दिख रहे हैं, इनके अलावा हीलियम और नियान के अलावा उन सब में दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेंगे, या तो ऐसी संरचना बनाने की कोशिश करेंगे हीलियम की कि हमारी एक ही कक्षा हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 2 कक्षा वाला होगा तो सोचेगा कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यही फंडा होता है कि अगर ऐसी संरचना बनाना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉनों का त्यागेगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, और ऐसी संरचना प्राप्त करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अपने अंदर लाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड पर, चीज़ों को समझते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है ना, वीडियो को भगा कर देखना है। उसी को हम कहते हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास, जो अस्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है, यानी कि हीलियम में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और नियान में दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो उत्कृष्ट गैस विन्यास है। तो वैसा ही विन्यास प्राप्त करने की सारे परमाणु कोशिश करते हैं। तो कार्बन ऐसा कैसे करे? कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो? ठीक है, या हीलियम जैसा बनना हो तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, तो बचेगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हीलियम जैसा बन जाएगा। तो करे तो क्या करे, वही चीज है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करे? तो ये किताब में सारी लाइनें लिखी गई हैं, उसी को यहाँ पर लगाया गया किताब के पेज को। तो समझते हैं। इसके बाद उन कार्बन के गुणों को पढ़ेंगे कि किन किन गुणों के कारण उनके इतने सारे यौगिक होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है इसके जो कार्बन परमाणु होता है उसकी दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर करने के लिए दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है और 4 अपने ऊपर ऋणावेश बना सकता है। जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उतना ऋणावेश आ जाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये प्राप्त करता है तो इस पर 4 ऋणावेश आ सकता है। तो यहाँ पर 4 अपने ऊपर ऋणावेश बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाभिक में 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कक्षाओं में। तो दोनों में बहुत अंतर है, एक तरफ 6 प्रोटॉन दूसरी तरफ 10 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में बैलेंस नहीं बन पाएगा, यानी कि स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये कार्बन परमाणु ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसी को समझाएगा कि यहाँ पर नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब दोनों की संख्या में डिफरेंस हो जाएगा तो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाएंगे, तो उसी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं ग्रहण कर सकता है, तो ये बात संभव नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या हो सकती है? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर अपने ऊपर 4 धनायन बना सकता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है उतना उस पर धनावेश दिखाया जाता है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 4 धनावेश अपने ऊपर बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ प्रोटॉन है, दोनों में आकर्षण है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्योंकि दोनों में आकर्षण है तो चारों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो जिसकी वजह से ये भी नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन तो नहीं हो सकता है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 4 धनावेश बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अब करे तो क्या करे? न इलेक्ट्रॉनों का त्याग सकता है, न इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, तो अब करे तो क्या करे? अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। कैसे साझा करेगा उसको अगले पेज पर समझेंगे। तो यहाँ पर पहले ये चीज देख लेते हैं। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों, यानी कि जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यानी कि चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। ठीक है, साझेदारी का मतलब बराबर इलेक्ट्रॉनों की, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उसी को अभी और अच्छे तरीके से समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है।
केवल कार्बन ही नहीं ऐसा करता, इलेक्ट्रॉनों का साझा सिर्फ कार्बन ही नहीं करता, और तत्व भी ऐसा करते हैं। तो केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ठीक है, तो ये पहला गुण है। ठीक है, सहसंयोजक बंध। तो जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सहसंयोजक बंध बनता है। तो सहसंयोजक बंध को समझने के लिए हमें ये सारी चीजें समझनी होगी। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 4 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन हुए? 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हुए। तब क्या करेगा ये? कार्बन के 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसे अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, इन चारों इलेक्ट्रॉनों को अन्य परमाणुओं के साथ साझेदारी करके ये क्या करता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है? तो ये अगर पूछ दे कि सहसंयोजक बंध क्या है, तो ये परिभाषा लिख सकते हैं कि परमाणुओं के बीच, यहाँ पे परमाणु रहना चाहिए, तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी के द्वारा बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है, और कैसे सहसंयोजक बंध बनता है। तो हमें मालूम है कि कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें उससे 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो कैसे करें? तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के पहली, यहाँ पे इसी को दिखाया गया, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, उससे कैसा बनना है? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से पा जाएगा तो हीलियम जैसी अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो क्या करेगा कि हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉनों से अपने 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, बराबर की साझेदारी, और दोनों की कक्षाएं मिल जाएंगी, वो आपस में जुड़ जाएंगे। इन्हीं जुड़ने को या बंधने को कहते हैं बंध। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो इसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है 1-1 इलेक्ट्रॉनों की, तो इसका मतलब जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है दोनों का इलेक्ट्रॉन माना जाता है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन ही माना जाएगा और कार्बन का भी 2 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन के 2, 2 4, 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों अस्थायी हो गए, दोनों का काम पूरा हो गया, दोनों को खाना मिल गया और दोनों स्टेबल हो गए। तो यही जो है आपस में जुड़ने, जब जुड़ जाते हैं तो बंधने को बंध जाते हैं, इसी को कहते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो सिर्फ कार्बन ही ऐसा नहीं करता है, और परमाणु भी करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस, नाम सुनते होंगे कि हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का अणु सूत्र क्या होता है? जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका जो सबसे छोटा कण होता है वो, उसका सूत्र होता है H2। ठीक है, और H2 में 2 परमाणु हैं। तो ये आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? तो हाइड्रोजन एकल बंध हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? जो एक यहाँ पे लाइन खींची गई है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको बिंदु के द्वारा भी दर्शा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, और क्रॉस के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस के द्वारा दर्शाया गया कि 1-1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन करना है। तो क्या करेगा? 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के होंगे, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम जैसी संरचना प्राप्त कर लिए, अब अस्थायी हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो एक दूसरे में बंध जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बंधने को हम एक लाइन से दिखा सकते हैं। अगर 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो एक लाइन के द्वारा दर्शाएंगे, इसे कहते हैं बंध। ठीक है, बस यही फंडा है और कुछ नहीं है बंध। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल बंध इस तरीके से बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस नाम सुनते हैं, लेकिन जो उसका सबसे छोटा कण होता है उसका सूत्र क्या होता है? उसमें कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के गैस के सबसे छोटे कण में। ठीक है, तो ये कैसे आपस में 2 ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं? तो यहाँ पर 2 लाइन बनी हुई है, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, दोहरे बॉन्ड के द्वारा, दोहरे बंध के द्वारा। तो कैसे बनता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो इसका मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में बाकी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन करना है इसे। 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से पा जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या, जब 2 परमाणु आपस में करीब करीब आएंगे तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे। ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे।
ठीक है। तो जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के होते हैं, तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन ये, तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन ये और ये 4 इलेक्ट्रॉन ये, तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इनका अष्टक पूरा हो गया, अस्थायी हो गया। तो अब दो दो इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होती है, दो बंध बनता है, दो लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दोहरा बंध इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है वीडियो। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 7 होता है। तो इसका मतलब कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 3 2 5, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की इन्हें जरूरत पड़ेगी 8 पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी कर लेते हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी कर लेते हैं इस तरीके से, और आपस में जुड़ जाती हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो साझाने की इधर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8, और इधर भी 6 2 8, तो दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम 3 बंध के द्वारा दर्शाएंगे। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका सबसे छोटा कण जो होता है वो होता है N2, जिसमें 2 नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं और इस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच त्रिआबंध इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये तो अन्य परमाणु हो गए कार्बन के अलावा। अब जो है कार्बन के मुद्दे पर आते हैं। तो वही चीज अभी इसको हम समझ चुके हैं कि कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बिंदुओं के द्वारा यहाँ दर्शाया गया कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। और ये एक एक इलेक्ट्रॉनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों से हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके बंध बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है दोनों का होता है, तो 2 2 4 2 6 तो 8, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम जैसा बन गया हाइड्रोजन भी, तो दोनों अस्थायी हो गए। तो ये जो बंध बन रहा है एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो एक लाइन के द्वारा दर्शाया जा रहा है, इसे ही एकल बंध कहते हैं। तो इस तरीके से 4 एकल बंध बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर इसको CH4 के द्वारा दर्शाया गया है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा CH4, और CH4 का नाम क्या होता है मेथेन। ये मेथेन गैस का सूत्र है जो होता है, जो मेथेन गैस होती है उसके एक कण में कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु होता है, और इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, और संरचना जब कहे तो इस तरीके से बताएंगे कि CH4 की संरचना बनाइए, तो इस तरीके से बनाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेगा तो इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं के द्वारा दर्शाकर इस तरीके से संरचना बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये पहला गुण हो गया सहसंयोजक बंध। अब तक हम किस पर चर्चा कर रहे थे, सहसंयोजक बंध। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके कार्बन क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। दूसरा गुण क्या होता है श्रृंखलन का। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, कार्बन आपस में ही जुड़कर इस तरीके से लंबी लंबी चेन बनाते हैं, लंबी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, इसे श्रृंखलन कहते हैं। तो बहुत तरीके से श्रृंखला बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, शाखित श्रृंखला बना सकते हैं। ये तो एक कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर जो है एक श्रृंखला बना रहे हैं, और उससे शाखाएं भी कुछ निकली हुई दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। ये शाखित श्रृंखला वाले कार्बन श्रृंखला है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और रिंग बना सकते हैं, आपस ही में जुड़कर एक बंद संरचना बनाएंगे जिसे रिंग कहा जाता है। तो ये रिंग जैसी संरचना भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन और तत्व तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कार्बन की एक विशेष गुण है ये। तो और तत्व तो इतनी लंबी श्रृंखला नहीं बना पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से कार्बन के यौगिकों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये दूसरा गुण हो गया। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर डायमंड और ग्रेफाइट भी दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है कार्बन के अपर रूप हैं, तो इसको यहाँ पर इसकी संरचना भी देख लेते हैं, अभी आएंगे इसी पेज पर। तो देखिए हीरे में एक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, ठीक है। एक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अलग अलग तरीके से जुड़ने के कारण इसकी अलग अलग रूप होती है। हीरे का रूप अलग होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट जो पेंसिल में इस्तेमाल होता है उसको देखे होंगे कैसी शक्ल होती है, कैसा रूप होता है। तो इस तरीके से जुड़ने के कारण कि एक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है एक तल में, इस तरीके से एक एक परत बनाते हैं। तो चूंकि कार्बन जो है 4 बंध बना सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर 4 बंध बन रहा है,
तो यहाँ पर जो है कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन से सहसंयोजक बंध बना रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये संरचना है। ठीक है, एक गेंद जैसी संरचना पाई जाती है, उसमें एक कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है इस तरीके से। इसके एक गेंद में या एक गेंद जैसी शक्ल में 60 कम से कम कार्बन होते हैं, 60 कार्बन के परमाणु। तो इसे कार्बन 60 बर्गमिस्टर फुलेरिन भी कहते हैं। तो इस पर अभी चर्चा करेंगे, आते हैं इधर। तो दूसरा गुण हो गया कि अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं, एक श्रृंखला के रूप में शाखी श्रृंखला रिंग बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा गुण क्या है, इनमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी पाया जा सकता है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी कार्बन कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड भी बन जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो 3 बंध बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए 3 बंध के, 2 बंध के। ठीक है, तो ये तीसरा गुण हो गया। चौथे गुण पर आते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, कार्बन में अपरूपता या कार्बन के अपरूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन के अपरूप बहुत सारे हैं, जिनमें से मुख्य रूप से डायमंड, ग्रेफाइट और बर्गमिस्टर फुलेरिन है। तो हम लोगों ने देखा कि संरचना ऐसी होती है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। डायमंड की संरचना में एक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट में इस तरीके से जुड़कर एक एक परत बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं। थोड़ी सी भी जोर लगाएंगे, दबाव करेंगे तो आपस में फिसलने लगेंगी। तो देखते हैं पेंसिल बहुत नाजुक होती है, उसको थोड़ा सा जोर पड़ेगा तो टूट जाती है। ठीक है, तो डायमंड सबसे कठोर और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसी वजह से आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं। लेकिन ग्रेफाइट मुलायम होता है, क्योंकि परत दर परत एक दूसरे के नीचे बनती जाती है, जिसकी वजह से ये मुलायम होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेफाइट कहाँ इस्तेमाल होती है, पेंसिल में भी इस्तेमाल होती है, और इलेक्ट्रोड बनाने में बैटरी का जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाहित होती है, काले रंग की होती है ना, काले रंग की जो पट्टी होती है। और ये बर्गमिस्टर फुलेरिन, ये जो है फुलेरिन, बर्गमिस्टर फुलेरिन, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक गुंबद का नाम है। ठीक है, उसी के नाम पर इसका पड़ा, एक ऐतिहासिक गुंबद है, उसी की शक्ल जैसी इसकी शक्ल होती है, इसीलिए इसका नाम इस तरीके से पड़ा है। तो ये सारी चीजें बात हो गई कि 4 गुण हम लोगों ने पढ़ा कार्बन में, कार्बन की अपरूपता। और पहला गुण हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सहसंयोजक बंध पाया जाता है। दूसरा गुण हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा गुण ये पढ़ा कि उसमें श्रृंखलन पाया जाता है, यानी कि कार्बन लंबी से लंबी चेन बना सकते हैं जो और तत्व नहीं बना सकते हैं। तीसरा गुण हम लोगों ने क्या पढ़ा, तीसरा गुण ये पढ़ा कि उसमें सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बन सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं। और चौथा, कार्बन में अपरूपता पाई जाती है, अलग अलग जुड़ने की वजह से इसके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे ग्रेफाइट काले रंग का होता है, लेकिन हीरा सफेद पारदर्शी पदार्थ होता है, शीशे की तरह होता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि शुद्ध कार्बन अगर हमें मिल जाए तो उसको अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब के द्वारा उपचारित करके हीरा बनाया जा सकता है। ठीक है, उससे हीरा बना सकते हैं। तो ये तो गुणों की बात हो गई, इन गुणों के कारण इनके यौगिक इतने ज्यादा पाए जाते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो ये तो हो गए कि कार्बन के यौगिक इतने ज्यादा क्यों पाए जाते हैं, किन गुणों के कारण, उन गुणों को हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की, कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी चीज है, दोनों को एक ही समझ सकते हैं, कार्बनिक यौगिक कहिए या हाइड्रोकार्बन कहिए। ठीक है, लेकिन परिभाषा जब पूछी जाती है तो अलग अलग तरीके से थोड़ा बताते हैं, यहाँ पर वही चीज लिखी गई है, दोनों को एक ही चीज समझें। तो कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जो मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन उसमें होने चाहिए, तभी उसे कहेंगे कार्बनिक यौगिक। इन यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटर में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के 2 पार्ट मिलेंगे इंटर में। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो कार्बनिक रसायन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें कार्बनिक यौगिकों का, सिर्फ कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। क्यों अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसके इतने सारे यौगिक होते हैं, इसी वजह से इसकी अलग शाखा बना दी गई है। ठीक है,
तो ये कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाए। लेकिन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, दोनों एक ही चीज है, बस जो है परिभाषा बता सकते हैं अलग अलग कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। दोनों की एक ही परिभाषा लिख देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पूछे तभी यही बता सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, जिसमें और तत्व भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं कार्बन के अलावा, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है। संतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा बॉन्ड पाया जाए कार्बन कार्बन के बीच, या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर, समझते हैं। तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया, अगर पूछ दे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो बता सकते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक यौगिक है जिसकी संरचना को दिखाया गया है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। सामान्य सूत्र का मतलब क्या है कि जनरल तौर पर यही इसी तरीके से होते हैं, इसमें n बराबर संख्याएं रखते जाएंगे और अलग अलग यौगिक इसके मिलते जाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। तो n बराबर 1 रखेंगे तो CH4 मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे C2H6 मिलेगा। इन सब में CH4 में C2H6 में, जैसे ये C2H6 का इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। अब बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, एक होता है एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिआबंध होते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन को बताया गया कि इनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। इसमें n बराबर कम से कम 2 रखना होगा, ठीक है। क्यों 2 रखना होगा, क्योंकि जब 2 कार्बन रहेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो इसका मतलब कि कार्बन की 2 संख्या। तो यहाँ पर कब डबल बॉन्ड पाया जाएगा, जब कम से कम 2 कार्बन रहेगा तभी ना। एक कार्बन रहेगा तो इसकी बात ही नहीं आएगी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर n बराबर कम से कम 2 तो रखना ही होगा, फिर उसके बाद 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, और अलग अलग इसके यौगिक एल्कीन के यौगिक मिलते जाएंगे जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे यहाँ पर n बराबर 2 रखा गया है तो C2H4 हो गया, n बराबर 2 रखने पर सामान्य सूत्र में तो C2H4 होगा, और जिसकी संरचना इस तरीके से होगी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। एल्काइन, इनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2। यहाँ पर जो है n बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक यौगिक मिलेगा C2H2 जिसका नाम होता है इथाइन, ठीक है। इसमें भी n बराबर कम से कम 2 रखना पड़ेगा, कारण हमने बता दिया है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड तभी आएगा जब कार्बन की संख्या कम से कम 2 होगी। तो यहाँ पर n बराबर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से रख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो C2H2 है इसकी संरचना को दिखाया गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा पूछते तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक बॉन्ड पाया जाए, डबल बॉन्ड पाया जाए या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया, 2 हिस्सों में बांटा गया, एक एल्कीन एक एल्काइन, ठीक है।